सबसे पहले मेरे साथ कहिए भगवान जागेश्वर नाथ जी की, नौलेश्वर महादेव जी की। और आज वाल्मीकि जी की जयंती है, उनको भी बहुत बहुत नमन। ये महारानी दुर्गावती जी की धरती है। राजा नल और रानी दमयंती की कहानी भी यहीं पे, इसी धरती की एक कहानी है, विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ से बहुत वीरों ने 1857 से लेकर आजादी की लड़ाई तक, देश की आजादी तक, इस देश के लिए बलिदान दिए, इस देश के लिए लड़े। आप सब जानते नहीं होंगे, लेकिन मैं पिछले 3-4 सालों से मैंने यूपी में काम किया और बुंदेलखंड के कुछ इलाके जो यूपी में हैं, उनका मैंने काफ़ी दौरा किया है और काफ़ी मैं लोगों से मिली हूँ, मैंने बातचीत की है। जैसे कमलनाथ जी ने कहा, एक समय में कांग्रेस ने एक बड़ा पैकेज दिया था बुंदेलखंड के लिए। आज परिस्थितियां कुछ अलग हैं, चुनाव का समय है। आपको आदत होगी कि जो भी नेता आता है, जिस पार्टी का होता है, उस पार्टी के बारे में बात करता है और दूसरी पार्टी की आलोचना करता है। तो कभी कभी मुझे लगता है कि जो वो कह रहे हैं, जो हम कह रहे हैं, हम कहते हैं कि वो भ्रष्ट है, वो कहते हैं हम भ्रष्ट हैं, हम कहते हैं उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो करा, वो कहते हैं कि हमने कुछ नहीं करा। और इस तू मैं के बीच आपको ये निर्णय लेना होता है कि आप किसका समर्थन करेंगे। और ये तू मैं कभी कभी दोनों तरफ से एक ही जैसे लगने लगती है। तो मैं थोड़ा सा हटके आज आपसे कुछ बातें करना चाहती हूँ। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आवाज नहीं आ रही, उधर जाऊं, उस तरफ आ रही है, देखिए अब आ रही है, अब आई, आ गई। तो इधर से बोलूं, उधर से बोलूं, चेक करिए, चेक करिए, यहीं से बोलूं, अब आ रही है, थोड़ा जोर से बोलूंगी। तो मैं कह रही थी, मैं कुछ हट के कुछ बातें करना चाहती हूं। मैं आज ये सवाल उठाना चाहती हूं कि आपकी, आप जनता हैं इस देश के, प्रदेश के, आपकी क्या उम्मीद है राजनीतिक दल से, नेताओं से, सरकार से। देखिए, एक जमाना था जब बड़े बड़े महापुरुष थे, जब हमारी उम्मीदें भी जो उनसे थी बहुत ऊंची थी। एक सादगी का जीवन, सभ्यता, एक दूसरे की विचारधारा के खिलाफ भी हो तो एक दूसरे से जब मिलते तो हम ये उम्मीद रखते थे कि आदर पूर्वक बात करेंगे, एक दूसरे के प्रति अच्छा व्यवहार रहेगा। हम ये उम्मीद रखते थे कि हमारा नेता, उसका जीवन थोड़ा सादगी का जीवन होगा, देश सेवा में, प्रदेश की सेवा में, और करुणा भरा उसका जीवन होगा, उसका चरित्र होगा। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता चला गया तो हमारी उम्मीदें घटती चली गई। और आज जब मैं जनता से पूछती हूं कि आपकी क्या उम्मीद है सरकार से, नेता से, तो लगभग एक ही जवाब आता है कि देखिए, हमारा जीवन मुश्किल का जीवन है, मुश्किलों से भरा हुआ है, संघर्ष से भरा हुआ है। तो हम जो न्यूनतम हमारी उम्मीद है अपने नेताओं से, अपनी जो राजनीतिक दल हैं, सरकारों से, कि इस संघर्ष के जीवन में हमारी थोड़ी बहुत सहायता हो जाए, हमें आगे बढ़ाएं। ये जो सड़कें हैं, पानी है, बिजली है, ये बन जाए, हमें बिजली मिल जाए, महंगाई से थोड़ी राहत मिल जाए, रोजगार मिल जाए, हमारा भविष्य बन जाए। बाकी आप सब रात दिन मेहनत करते हैं, कोई खेती में करता है, कोई रोजगार करता है। यहाँ से पलायन बहुत है, लोग दूर दूर जाते हैं रोजगार ढूंढने के लिए। जो दूर जाते हैं अपने परिवारों को छोड़ के जाते हैं, दिन रात काम करते हैं, पैसे भेजते हैं घर। किस लिए? ताकि आपका भविष्य मजबूत बने। और आपकी उम्मीद यही रहती है कि जो भी सरकार आए, इस भविष्य को मजबूत बनाने में, आपके जीवन के निर्माण में वो आपके साथ भागीदार हो
और आपकी मदद करें। लेकिन परिस्थितियां कुछ अजीब सी बन गई हैं। हम रोजगार की बातें करते हैं, यहां पलायन बहुत है। अब पलायन कब होता है? पलायन तब होता है जब अपने इलाके में, अपने जिले में, अपने प्रदेश में कम रोजगार मिलता है। तभी इंसान सोचता है कि भाई यहां मेरा कुछ बन नहीं रहा है, मैं शहर में जाके कुछ काम करता हूं, हो सकता है कि कुछ बन जाए। तो पलायन किस लिए हो रहा है? क्योंकि रोजगार आपको मिल नहीं रहे। और रोजगार क्यों नहीं मिल रहे हैं? आपने कभी सोचा है कि 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है हमारे देश में। यहां मध्य प्रदेश की जो सरकार है, पिछले 3 सालों में इन्होंने 21 रोजगार दिए हैं। 21 रोजगार। अगर इतनी बेहाल स्थिति नहीं होती तो हास्य स्थिति होती कि एक सरकार जिसके पास सत्ता है, जो 18 सालों से सत्ता में है, वो मात्र 3 सालों में मात्र 21 रोजगार दे रही है। आप पुलिस वाले हैं, आप ध्यान से मेरी बातों को सुन रहे हैं। कितनी सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं, कितने पद खाली हैं। यहां मध्य प्रदेश में जो स्वास्थ्य की व्यवस्था है उसमें देखिए, तमाम डॉक्टरों के पद खाली हैं। नौजवान हैं पढ़े लिखे, ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने काम किया है, जिनके माता पिताओं ने बचत करके उनको मुश्किल से पढ़ाया लिखाया है, डिग्रियां हैं, भर्ती की प्रतीक्षा भर्ती की जो टेस्ट है वो भी किए हैं, लेकिन भर्ती नहीं होती। यूपी में मैं तो ऐसे लोगों से मिली हूं जिन्होंने 6 बार एग्जाम दिया क्योंकि घोटाले हो रहे हैं उसमें। तो एक तरफ से भर्ती भी नहीं होती, पद खाली हैं, उनको भरा नहीं जाता। जो रोजगार बनाने के माध्यम थे उनके बारे में आप थोड़ा सा सोचिए। रोजगार बनते कहां से थे? एक तो बड़ी बड़ी जो सरकारी पीएसयू होते थे, बीएचईएल, एचएएल, इस तरह के जो पीएसयू थे, इनसे बहुत रोजगार बनते थे और सब चाहते भी थे कि सरकारी किसी बड़ी संस्थानों में ही हमारी नौकरी हो जाए तो हमें सुरक्षित पूरा जीवन हम सुरक्षित रहेंगे, पेंशन भी अच्छा मिलेगा। आज स्थिति क्या है? जितने पीएसयू थे, जितनी बड़ी बड़ी जो देश की संपत्ति थी, वो अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को सौंप दिए हैं कौड़ियों के दाम पे। तो रोजगार कैसे बनेंगे उनमें से? नहीं बन सकते। अब छोटी दुकानें, छोटे उद्योग, जैसे मैंने यहां रास्ते में बहुत सारी देखी और मैं देख रही थी कि छोटी छोटी दुकानें हैं। आपने इन दुकानदारों के, इन छोटे उद्योगपतियों की कमर तोड़ रखी है। पहले आप नोटबंदी लाए, नोटबंदी से इनका नुकसान हुआ, उसके बाद कोरोना आया, कोरोना में शायद हमारे ही देश में किसी को राहत नहीं मिली होगी। बाकी देशों में दुकानदारों को, छोटे बिजनेसों को खास राहत मिली थी कोरोना के समय, यहां नहीं दी गई। ठीक है, उसके बाद क्या किया इन्होंने? जीएसटी लाए, जीएसटी से और भी मुश्किलें बढ़ गई। तो जो छोटे उद्योग थे वो लगभग बंद होने के कगार पे आ गए और जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनके हजारों करोड़ लोन माफ हो रहे हैं, उनके उद्योग बड़े होते चले जा रहे हैं, उनको देश की संपत्ति सौंपी जा रही है, तो वहां से भी रोजगार नहीं आने वाले। तीसरी जगह जहां से रोजगार आते थे, खेती, खेती किसानी से और ग्रामीण रोजगार से। मनरेगा को इन्होंने कमजोर बनाया, किसानों की कमर तोड़ी, हर जगह हर तरफ से महंगाई, पेट्रोल, डीजल, खाद, कुछ भी हो, किसानों को कोई राहत नहीं मिली, बल्कि इस तरह के कानून ला रहे थे जिससे आपके जो हक है वो और भी कम हुए। आप ही के संघर्ष थे, किसानों का जो बड़ा संघर्ष था उसकी भी कोई सुनवाई नहीं रही। तो रोजगार के जो माध्यम थे वो लगभग बंद हो गए। इसके साथ साथ महंगाई बढ़ती चली जा रही है। आपके जीवन में संघर्ष है, किस लिए है? अपने बच्चों का भविष्य बनाते हैं आप, बचत करने की कोशिश करते हैं। आज हर चीज पे जीएसटी, बच्चों की किताबें खरीदने जाएंगे, जीएसटी महंगी हो गई, यूनिफॉर्म खरीदना है महंगा हो गया, इलाज कराना है किसी का महंगा है, 10 बार सोचना पड़ता है कि अस्पताल ले जाएं, अस्पताल में पता नहीं डॉक्टर मिलेगा कि नहीं। अगर घर में कुछ
नुकसान हुआ है, कुछ टूट गया है, उसकी मरम्मत करवाने के लिए सीमेंट पे जीएसटी, रोडी पे जीएसटी, बालू भी महंगी। तो आप आगे बढ़ कैसे पाएंगे? एक तरफ देखिए, मध्य प्रदेश 1956 में बना। 1956 से लेके 2003 तक इस मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रही। आज देश का हम आज़ादी का 75वां वर्ष मना रहे हैं। 75 वर्ष में से लगभग 55 वर्षों तक इस देश में कांग्रेस का शासन रहा। तो कांग्रेस इन वर्षों में क्या करती रही, कांग्रेस ने इन वर्षों में क्या किया, तो मैं कांग्रेस से भी पूछना चाहता हूं कि आपने कितने युवाओं को रोजगार दिया, आपने कितने लोगों को काम दिया, तो पहले कांग्रेस भी बता दे। 18 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की जब से इस मध्य प्रदेश में सरकार है, तो ये मध्य प्रदेश पिछड़ा हुआ प्रदेश माना जाता था। ये मध्य प्रदेश यहाँ पर इस मध्य प्रदेश में ना सड़कें थी, ना पानी था, ना बिजली थी, ना स्वास्थ्य की सुविधाएं थी, ना चिकित्सा की सुविधाएं थी। ये किन्ने देने का काम किया है, ये पूरी जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी जब से इस मध्य प्रदेश में आई है तो किसानों की आय बढ़ी है, युवाओं को रोजगार के साधन भी मिले हैं और हमारा मध्य प्रदेश आज अग्रणी प्रदेशों में खड़ा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के कारण खड़ा है। एक बात और होनी चाहिए, गरीब गरीब होता जा रहा, बड़ों का जो कर्जा माफ कर दिया। देखिए, ये तो सब जानते हैं कि 55 वर्षों तक कांग्रेस केवल एक ही राग लापती रही, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, लेकिन गरीबी नहीं हटी। लेकिन जब से इस देश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है, तो आप सबको मालूम है कि निश्चित ही गरीबी हटी है, लोगों का जीवन स्तर सुधरा है और लोग अच्छे जीवन यापन करने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास किया है, भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए हैं, उसके आधार पर लोगों का जीवन स्तर सुधरा है।